नमस्कार बच्चों। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका अपने डिस्कवरी स्टडी परिवार में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमने संविधान की क्लास बनाई है। और संविधान के जो चैप्टर है आपका संविधान का, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं संसद से। किससे? संसद से। मैं आपको संसद के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और जो मैं बोलूंगा उसको आप धीरे धीरे नोट करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों बताऊंगा आपको। देखिए, संसद क्या होती है। किसी भी देश में, ध्यान बच्चों, किसी भी देश में 3 संस्थाएं होती हैं। यदि वो देश लोकतांत्रिक देश है, यानी कहीं अगर लोकतंत्र है, वहां पर 3 संस्थाएं काम करती है। एक होती है कार्यपालिका, दूसरी होती है विधायिका, और तीसरी होती है बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये 3 संस्थाएं आपको जरूर मिलेगी। जो देश लोकतांत्रिक नहीं है, वहां पर संस्थाएं दूसरे तरीके से काम करती हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस होता है। प्रेस, जिसे हम मीडिया कहते हैं। प्रेस, इसे हम मीडिया भी कहते हैं। हमारे देश में प्रेस को अलग से एक संस्था नहीं माना गया, बल्कि हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में के फर्स्ट पार्ट के ए वाले कॉलम में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है। हमारे यहां संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, जितनी महत्वपूर्ण हमारे यहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को माना गया है। इसीलिए आर्टिकल 19(1)(a) में हमने प्रेस की स्वतंत्रता को रखा है। तो लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है, जिसे हम मीडिया कहते हैं, प्रेस कहते हैं जिसको, वो संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) पार्ट में दिया गया है। अब जो 3 ये मैंने आपको बताए 3 पार्ट है संविधान इसके लोकतंत्र के। कार्यपालिका ने एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इस कार्यपालिका में अगर हम अपने संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति आता है हमारा। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आएगा हमारा, प्रेसिडेंट। प्लस इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद है। और तीसरा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारी कार्यपालिका में। और प्लस हमारा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ये सारे हमारे किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। कार्यपालिका जो काम करती है। तो शासन और प्रशासन, ये चीजें भी अलग अलग होती हैं। शासन, अगर प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन में भी अंतर होता है बच्चों। शासन गवर्नेंस, गवर्नमेंट बोलते हैं। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों अलग अलग हैं। इसको हम डिस्कस आगे करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कार्यपालिका ऐसी संस्था जो काम करती है, जिसके नाम से काम होता है। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करती है चीजों को। अब कौन सी चीजें, कौन सी पॉलिसी, कौन से एक्ट या कानून जो विधायिका बनाती है। कौन बनाती है? विधायिका। ये अलग संस्था है। इस विधायिका को हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संसद कहते हैं। ये एग्जीक्यूटिव होगी, या आपका पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं। यूएसए में इसी पार्लियामेंट को, इसी विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस। और
ब्रिटेन में इसी संस्था को, इसी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं कि हमने अपना जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली है, तो हमने अपने संसद को, यानी उसको हम पार्लियामेंट को संसद ही कहते हैं, अपनी विधायिका को संसद ही कहते हैं, विधायिका पार्लियामेंट। यूएसए में कांग्रेस कहलाती है और हमारे यहां संसद कहलाती है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी, न्यायपालिका बोले तो जुडिशरी। देखिए आप, ये तीनों संस्थाएं अलग अलग काम करती हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना और पॉलिसीज बनाना, नीतियां बनाना, यानी जो कानून बना रहे हैं वो बनाना किसका काम है? विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं बच्चों। विधायिका यानी इसे हम संसद भी कहते हैं, और जो संसद होती है विधायिका को हम संसद कहते हैं, यही काम करती है कानून बनाने का और नीतियां बनाने का। पॉलिसी मेकर संस्था भी यही है और जो कानून बनाती है वो भी यही है। जैसे पॉलिसी का मतलब जैसे मनरेगा है, मनरेगा एक एक्ट है, एक कानून है, राइट टू वर्क। ये दुनिया का ऐसा प्रोग्राम है मनरेगा, इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट बोलते हैं उसको। ये पॉलिसी यानी नीति में भी आता है सरकार की, और ये एक्ट में भी आता है। कानून बनाने का कार्य है और नीति बनाने का कार्य है, दोनों संसद करती है। कौन करती है इनको? संसद करती है, यानी विधायिका करती है। जुडिशरी ये देखती है कि संसद ने जो कानून बनाया, क्या वो कानून हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है। यानी जो प्रोविजन संविधान में किए गए हैं, क्या उन्हीं प्रोविजंस की हेल्प लेकर, उन्हीं को आधार बनाकर, बेस बनाकर हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, या संविधान से बाहर जाकर कोई कानून बनाया है। उसका रिव्यू जो करता है, उसकी जो समीक्षा करती है, वो करता है सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहां, यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उच्चतम मतलब सुप्रीम, इससे बड़ा कोई कोर्ट इंडिया में नहीं है। राष्ट्रपति जरूर है कि राष्ट्रपति देश का मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए उसके पास कुछ जुडिशरी पावर दी गई है कि वो मृत्यु दंड को समाप्त कर सकता है, बिल्कुल जीरो बना सकता है, और मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय आपकी समीक्षा करता है। क्या करता है? समीक्षा करता है। किसकी समीक्षा करता है? समीक्षा करता है उसकी जो संसद कानून बनाती है, उसकी समीक्षा करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। अगर वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है, इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है, के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को, उस कानून को, उस पॉलिसी को बिल्कुल जीरो डिनाई कर सकता है, बिल्कुल मना कर सकता है, जीरो घोषित कर सकता है। अब ये कानून नहीं चलेगा। हुआ है ऐसा। न्यायिक नियुक्ति आयोग, जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन भारत सरकार लेकर आई थी। उस भारत सरकार जब लेकर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समीक्षा करी और ये कहा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, और संविधान में जो संशोधन किया गया था उसको भी पूरा की तरह डिनाई कर दिया गया, एकदम समाप्त कर दिया गया। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है, वो करता है। अब जो तीसरे जो बताया आपको, संसद कानून बनाती है, न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है क्या वो है या नहीं है संविधान के अनुकूल, और जो तीसरी संसद में बताई थी आपको कार्यपालिका, कार्यपालिका ये देखती है जो कानून बना, जो एक्ट बना, उस एक्ट को लागू करने का कार्य है बच्चों, उस एक्ट को, उस कानून को, उस पॉलिसी को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहां पर भी होती है। हमारा सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि क्या वास्तव में एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, जो कार्यपालिका है, क्या उन्हीं प्रोविजन के अनुसार कार्य कर रही है जो एक्ट बनाते समय संसद ने बनाया था। जो उस एक्ट में प्रोविजन किया गया है, क्या उसी प्रोविजन के अनुसार कार्यपालिका कार्य कर रही है? कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका को दंडित करने के लिए भी अधिकार रखता है।
इसे अवमानना भी बोलते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। आपने पढ़ा भी होगा अगर आप तैयारी करते हैं कि उच्चतम यानी न्यायपालिका की सक्रियता, एक्टिविज्म और आपकी जुडिशरी, न्यायपालिका की सक्रियता इसीलिए होती है क्योंकि कई बार कार्यपालिका सही से काम ना करके वोट बैंक या क्षेत्रीय राजनीति के तहत सही से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाती। जब एग्जीक्यूटिव बॉडी सही से काम नहीं करेगी वोट बैंक के लिए या अपनी जो रीजनल जो इमोशंस होते हैं उनके लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी हमारी जुडिशरी आगे आती है और कार्यपालिका को दिशा निर्देश देती है कि आप ऐसे करो। ठीक है ना। जिसमें एक एग्जांपल दूं आपको, अभी कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को, सरकार बोले तो कार्यपालिका, कि आप जो शराब के जो ठेके होते हैं जहां शराब बिकती है दुकानों पर, वो दुकानें जो हाईवे है, जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनसे कम से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए। ये लो आया था पहले, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। हुआ ऐसा, एग्जीक्यूट हुई बोर्ड, ये चीज काम चला इस पर, बहुत सारे शराब की दुकानें हाईवे से बहुत दूर चली गई। लेकिन फिर सरकार ने हलफनामा और सब प्रक्रिया जो संविधान में होती हैं, जो एक्ट में होती है, उनका सहारा लेकर स्टे ले लिया और अब फिर दोबारा से कार्यपालिका वही काम कर रही है। यानी अब सब शराब के ठेके वापस सड़कों पर ही आ गए हैं। इस तरह का यानी मतलब यह कहने का कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका दोनों की समीक्षा कर सकता है। तो क्या हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति और उस कोलिजियम को है। राष्ट्रपति और जो ऊपर का जो होता है ना कोलिजियम, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसे है, और राष्ट्रपति संसद का अंग भी है और कार्यपालिका का अंग भी है। इसके अलावा जो जुडिशरी जो जज होते हैं उनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाने का अधिकार भी संसद को है। तो हमारे यहां पावर ऑफ बैलेंस, चेकमेट, जनाब आप जब चेस खेलते होंगे तो एक चेकमेट की स्थिति आती है। पावर ऑफ बैलेंस देखो कि अगर आप कोई प्यादा चल रहे हो तो उसकी रक्षा के लिए पीछे होना चाहिए एक प्यादा। तो यानी आप हमारे यहां पावर ऑफ बैलेंस है। मैं बताऊं बच्चों आपको, प्राचीन काल या मध्य काल में अगर आप देखोगे तो सारी पावर राजा के पास होती थी। राजा ही संसद था, राजा ही कार्यपालिका था, और राजा ही बच्चों और राजा ही बच्चों क्या था? न्यायपालिका था। न्यायपालिका, ये तीनों पावर किसके पास थी? राजा के पास थी। अकबर ही कानून बना रहा है, अकबर ही लागू करवा रहा है और अकबर ही न्याय कर रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसी था। फ्रांस का राजा लुई 16 लुई 14 1614 लुई 14 ने तो यह कहा था, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स इज रूल। आई एम द स्टेट यानी मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स इज रूल, ये लुई 14 ने कहा था। तो ऐसे ऐसे तानाशाह हुए हैं, सारी पावर एक व्यक्ति के पास, राजा के पास। सोचिए राजा के पास कितना कॉन्फिडेंस होता होगा कि सब कुछ वही है, कानून वही बना रहा है। आजकल के दौर में तो एक प्रधान जी की ही लिए नहीं पड़ते। एक व्यक्ति सोचिए जो पूर्व प्रधान है, जो प्रधान है भी नहीं, वो भी नहीं लिया पड़ता, वो भी अपना आपको प्रधान जी कहलाता और ऐसे कलफ वाले कुर्ता पजामा पहन के चलता है। तो जिस व्यक्ति के पास इतनी पावर होती होगी उसका कॉन्फिडेंस और उसका अहम कितना ऊंचा होता होगा। और एक राजा के लिए आवश्यक भी है। अगर राजतंत्र है तो राजा के लिए एक अहम होना भी जरूरी होता है। ठीक है, राजतंत्र में राजा के लिए अहम आवश्यक है। लोकतंत्र में जो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसके लिए अहम सही नहीं है कि लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। लोक पहले हैं, तंत्र बाद में है, सिस्टम बाद में है, जनता पहले है। तभी तो लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र नाम रखा गया है। प्रजा यानी प्रजा पहले, तंत्र बाद में। लेकिन राजतंत्र में राजा पहले है, तंत्र बाद में। तो पावर राजा के पास होगी और लोकतंत्र में पावर लोक यानी पब्लिक के पास होती है।
पब्लिक के पास पावर होती है लोकतंत्र में, ये चीज होती है। आज सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस के थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने पावर ऑफ सेपरेशन की बात कही कि शक्तियां का पृथक्करण होना चाहिए, और सबसे पहले शक्ति का पृथक्करण किया गया वो यूएसए के संविधान में किया गया। कहां किया गया? यूएसए के संविधान में। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां के संविधान में शक्ति का पृथक्करण शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले यूएसए में करी गई। प्रेसिडेंट कार्यपालिका का अंग बन गया, मतलब कार्यपालिका बन गया, पार्लियामेंट अलग होगी और जुडिशरी अलग होगी, तीनों अलग अलग हैं। वर्तमान में अगर हम कोई क्लासिकल फॉर्म देखते हैं, कोई ऐसी क्लासिकल चीज देखते हैं कि वास्तव में पावर सेपरेशन है कि नहीं है, वो आपकी यूएसए के संविधान में है। वहां की जुडिशरी सरकार से, पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग है। नियुक्ति वहां पर एक सिस्टम है, एक संस्था है जो नियुक्ति करती है और वही सब चीजों को देखती है। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच दूसरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, यह अधिकार भी संसद के पास है। इन संसद को सुप्रीम कोर्ट को आपस में जोड़ दिया गया है, पर वहां पर ऐसा नहीं है। यूएसए में पावर ऑफ सेपरेशन अपनी क्लासिकल फॉर्म में है। हमारे यहां क्या है? हमारे तीनों चीजों को जोड़ दिया गया है। अब बात करें अगर ब्रिटेन की, हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में क्या है बच्चों? ब्रिटेन में जो वहां की संसद है वो सबसे पावरफुल है। सबसे पावरफुल संसद जो है वर्ल्ड की, वो ब्रिटेन की है। अब पावरफुल क्यों है संसद वहां की? वो इसलिए कि वहां की संसद के भी दो अंग हैं। देखिए आप, एक हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन यानी आम सभा, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जमींदारों की संस्था यानी बड़े लोगों की संस्था। और जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, यही वहां का सुप्रीम कोर्ट है, यही वहां का न्यायपालिका है, यही निर्णय देती है, और यही संसद भी है। तो न्यायपालिका अपने आप क्या हो जाएगी? ताकतवर हो जाएगी। वो संसद अपने आप क्या हो जाएगी? ताकतवर हो जाएगी। क्यों? कि संसद जो कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर ही नहीं सकता, कि वही तो कानून बना रही है, तो अपने कानून की हम समीक्षा कैसे करेंगे जो खुद संसद बना रही है? हालांकि ऐसे उदाहरण भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन का खुद रिव्यू कर सकता है, जो उसने पहले निर्णय दिया है उसकी दोबारा से वो समीक्षा कर सकता है, लेकिन संसद नहीं कर सकती। वहां की संसद नहीं करती है, कि इसलिए संसद को पावरफुल मानता है। कहा जाता है कि इंग्लैंड की संसद लड़के को लड़की और लड़की को लड़का नहीं बना सकती, बाकी सारे काम कर सकती है। और सबसे सॉफ्ट जो संविधान है, सबसे लचीला संविधान है दुनिया का, सबसे नर्म जो संविधान है दुनिया का, वो यूके का है, यानी ब्रिटेन का है। अब ब्रिटेन का जो संविधान सबसे नरम है वो इसीलिए क्योंकि वहां का संविधान अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है, और परंपराओं को बदलना इजी होता है। सबसे हार्ड जो संविधान है, कठोर संविधान दुनिया का जो है, वो यूएसए का है। यूएसए का हमारा संविधान कठोर और नरम के बीच का है। कठोर इस बात पर बोलते हैं, कठोर का आधार यह होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कठोर संविधान का मतलब यह होता है कि कठोर हम उसे कहते हैं जिस संविधान में संशोधन करना इजी होता है, संशोधन आसान होता है करना, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नरम संविधान, नरम या सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉफ्ट या नरम। कठोर से बोलेंगे जिसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल हो, कठिन हो संविधान करना। जैसे यूएसए में संशोधन करने के लिए वहां के आधे से एक अधिक राज्यों की अनुमति पहले लेनी होती है जब संविधान में संशोधन किया जाता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें संसद केवल साधारण बहुमत से बदल सकती है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल आप जानते हैं आपका जो 169 है, विधान परिषदों का गठन करना होता है 169 में। ये और भी आर्टिकल, इसके अलावा ये ऐसे आर्टिकल है जिनको संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। कुछ में 2/3 बहुमत चाहिए और कुछ आर्टिकल में भारत में भी आधे राज्यों की अनुमति, यूएसए में आधे से एक अधिक चाहिए होता है। एक कठोर संविधान वहां का हो गया।
ठीक है, अच्छा यहां पर हम थे। तो ये संसद पावरफुल कहां की होगी, यानी इंग्लैंड कह लो या यूके कह लो, या हालांकि तीनों अलग अलग हैं, पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी क्लास में। यूके यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये 4 कंट्री आते हैं। ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को हटा दो तो ब्रिटेन माना जाता है, इंग्लैंड अलग सी कंट्री है, जानते हैं आप। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें आपको संसद के बारे में मैंने आपको बताई। संसद के, हमारे यहां जो संसद के, आपको बताया मैंने कि जो संसद इसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, और संसद तो अभी चर्चा में है भी, क्यों है कि नया पार्लियामेंट हाउस बना है, नया संसद भवन बना है, इसका नाम है सेंट्रल विस्टा हाउस। सेंट्रल विस्टा हाउस। जो पुराना संसद भवन है, जो पुराना है, वो अब म्यूजियम बनेगा। पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है, जो पुराना संसद भवन है उसका नाम बच्चों रखा गया है, का नाम है संविधान सदन। संविधान सदन, ये पुराने वाले का नाम है। नए का नाम है सेंट्रल विस्टा हाउस। सेंट्रल विस्टा हाउस। सेंट्रल विस्टा हाउस नए का नाम है। नाम क्या पुराने का? संविधान सदन है। नए का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा हाउस है। बहुत सी चीजें बाद में देखेंगे, इसमें कितनी सीटें बैठ सकती हैं, लोकसभा का थीम क्या है, राज्यसभा की थीम क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब जो संसद है आपका, ध्यान रखना बच्चों, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जो संसद है आपका, संसद के, मैंने कहा आपको हमारे यहां 3 अंग हैं। पहला अंग राष्ट्रपति होता है, दूसरा महत्वपूर्ण अंग लोकसभा होती है, और तीसरा महत्वपूर्ण अंग जानते हैं सब लोग, राज्यसभा होती है। अच्छा, अगर आपसे तीनों ऑप्शन में देखो, पूछोगे अभिन्न अंग कौन सा है? अभिन्न अंग कौन सा अंग? अभिन्न अंग। अभिन्न अंग क्या होता है बच्चों? अभिन्न अंग का मतलब होता है, अभिन्न अंग किसको बोलते हैं? अभिन्न अंग होता है जिसके बिना हम संसद की कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी संसद जो काम करती है, हम उसके बिना वो काम कर ही नहीं सकते। लोकसभा के बिना हम काम कर सकते हैं, संसद का काम है कानून बनाना, मेक द लॉ, कानून बनाना। कानून बनाना किसका काम है? कानून बनाना काम है संसद का। अब जो लोकसभा होती है आपकी, इसके बिना भी और इसके बिना भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके, क्या जारी करके? अध्यादेश। आर्टिकल 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है कब? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक ना? यानी इन दोनों की जरूरत नहीं है, बन जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों ने कोई कानून बनाया है, पास कर दिया, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली, तो वो अधिनियम बन ही नहीं सकता, वो एक्ट बन ही नहीं सकता। जब तक ये और ये कोई कानून पास करते हैं, तो उस कानून को हम लोग बोलते हैं, जो कानून पास करते हैं उसे बोलते हैं केवल विधेयक। क्या बोलेंगे? विधेयक बोलेंगे उसको, विधेयक बोलेंगे या संशोधन विधेयक बोलेंगे। जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता है, तभी वो विधेयक, संशोधन विधेयक, अधिनियम बनता है, यानी एक्ट बनता है। क्या बनता है? अधिनियम, यानी एक्ट बनता है। यानी राष्ट्रपति के बिना कोई कानून, अधिनियम नहीं बन सकता, वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। तो राष्ट्रपति कैसा अंग है संविधान, उसका, संसद का अभिन्न अंग है। इसके बिना कोई कानून बन ही नहीं सकता। कि राष्ट्रपति क्या हमारे यहां हेड ऑफ द स्टेट जो है वो राष्ट्रपति होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है बच्चों, वो हमारा पीएम होता है, हमारा पीएम। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। यूएसए के संविधान में, जो यूएसए है वहां के संविधान में, ध्यान रखिएगा आप, हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है, वहां का राष्ट्रपति है,
और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वहां का प्रेसिडेंट, वहां का राष्ट्रपति है। इंग्लैंड के संविधान में अगर हम बात करते हैं, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के संविधान में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो वहां का किंग होता है, वहां का राजा होता है। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात हम करते हैं इंग्लैंड में, अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे हमारे यहां ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे इंग्लैंड में भी होता है। पर वहां पर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राज्य का मुखिया, देश का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया, वो किंग होता है इंग्लैंड में। और सरकार का मुखिया पीएम होता है। यूएसए में ये दोनों एक ही होते हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है यूएसए का। अब हमारे यहां क्या है, देखो आप, मैं बताया आपको, हमारे यहां हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। सारे काम हमारे देश में राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। चाहे वो अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता हो, कोई कानून बनना हो, कोई भी। प्रधानमंत्री मोदी जी भले ही विदेश में घूमते फिर रहे हो, बढ़िया बढ़िया दौरे कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया बातें करते हो, बढ़िया बढ़िया समझौते करते हो, देश के हित में समझौते करते हो, लेकिन वो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। कि राष्ट्रपति हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट है, हमारे देश का, हमारे राज्य का मुखिया है। राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट से, आपके प्रांत से नहीं है। राज्य का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में, यानी पॉलिटी में राष्ट्र से मतलब होता है। तो हमारे राष्ट्र का जो हेड है, जो हमारा मुखिया है, वो हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए। और गवर्नमेंट का हेड होता है आपका प्रधानमंत्री। ये बात अब किसके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये तो बता दीजिए कि राज्य में कौन है? स्टेट, यानी हम प्रांत की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी प्रांत की बात करें, किसी राज्य की बात करें, जो अपने जैसे यूपी है, बिहार है, ऐसे अगर हम किसी राज्य की बात करते हैं तो बिहार और यूपी जितने 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और 8 आपकी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। इन 28 के 28 स्टेट में अगर हम बात करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, तो वो होता है आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर। अगर हम बात करते हैं हेड ऑफ द प्रोविंशियल, यानी प्रोविंशियल मतलब होता है प्रोविंशियल, राज्य की बात करें यहां पर स्टेट के अंदर, तो होता है आपका गवर्नर। गवर्नर यानी आपका राज्यपाल। कौन है बच्चों? राज्यपाल, गवर्नर है आपका, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। यूटी में आप जानते हैं, यूटी में कुछ, यूटी में तो जैसे आपका दिल्ली है और आपका पांडिचेरी है और अब जम्मू कश्मीर भी है, यहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, जो राज्य का मुखिया होगा, वो होता है उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो वहां का सीएम होता है। अब कुछ में सीएम नहीं है, जैसे दादरा नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, यहां पर जो है सीएम नहीं होता, विधानसभा नहीं होती है, तो यहां पर प्रशासक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पर हेड ऑफ द स्टेट यानी हेड ऑफ द यूटी जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। दिल्ली का हेड ऑफ द, अगर हम बात करते हैं, देखो हेड ऑफ द अगर हम बात करें यूटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली जो होता है आपका, दिल्ली का जो सीएम होता है, सीएम को अपॉइंटमेंट जो करता है वो करता है प्रेसिडेंट। क्योंकि एक प्रकार से सभी जितने भी यूटी हैं, जिसको हम यूटी बोलते हैं, संघ राज्य क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, इन संघ राज्य क्षेत्र का जो मुखिया होता है वो अंततः मुखिया हमारा राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बस उपराज्यपाल होता है, जो उसके हिसाब से काम करता है। पर हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। यूटी का हेड राष्ट्रपति ही होता है। इसीलिए आप देखिए दिल्ली में जब सीएम का नॉमिनेशन, जब सीएम अपॉइंटमेंट होता है, जब सीएम की नियुक्ति की जाती है, तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश से ये काम करता है। हर राज्य में ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे मान लिया बिहार है, यूपी है, तो यहां पर प्रेसिडेंट को दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं होता है। सामान्य परिस्थितियों में गवर्नर अपने स्तर पर काम करता है। लेकिन यूटी में जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ना कि उपराज्यपाल के पास। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो बात हमारी इसकी होगी। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं संसद के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, जो संसद में मैं आपको करा रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है संसद के। आपको बहुत बेनिफिट होगा और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। मैं आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने अगर ये वीडियो देखी है यहां तक, तो आपकी बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी और
आपकी परीक्षा उपयोगी चीजें भी बहुत सारी मिल गई होंगी। जनरली क्या होता है कि आप आधे घंटे क्लास में देखते हो तो आपको बहुत सारी बकवास सुनने को मिलती है ना। लेकिन मैंने आपके सामने कोई इस तरह की बात नहीं करी। जब से मैं पढ़ा रहा हूं केवल आपको कंसेप्ट और फैक्ट ही बता रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको कम समय में अधिक से अधिक कंसेप्ट और फैक्ट कैसे दिया जाए। तो अधिकतम फैक्ट और कंसेप्ट देने के लिए जरूरी होती है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो। अगर आप चाहें तो इसको जो है धीमा करके देख सकते हो, चाहे तो अगर आपकी पकड़ में है तो उस हिसाब से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। देखिए, ये देखिए, आप क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा निर्वाचन के लिए, लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र यानी नॉमिनेशन पेपर्स फॉर लोकसभा इलेक्शन सबमिटेड, यानी लोकसभा के चुनाव के लिए कौन व्यक्ति नामांकन पत्र भर सकता है, यानी किसी उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए। आप जानते हैं लोकसभा के उम्मीदवार के लिए, जो लोकसभा का उम्मीदवार होता है, आयु 25 वर्ष होती है। कितनी आयु? 25 वर्ष आयु होती है। पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, बस आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 ईयर्स आयु एज पूरी कर चुका हो, और जो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से हो या बाद नागरिकता नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सोनिया गांधी जी जन्म से भारत की नागरिक नहीं है और वो एमपी है, बनी है। तो भारत में जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, केवल भारत की नागरिकता होना ही आवश्यक है। एक तो ये हो गया आपकी फर्स्ट। दूसरा क्या हो गया? नागरिकता होगी। ये कैसे होगी नागरिकता? यानी जन्म से बस भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अभी क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन के लिए क्या आवश्यक है? भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। यानी जो निर्वाचन के लिए जो नामांकन पत्र है, जो नॉमिनेशन है, जो उम्मीदवार के लिए जो पत्र भरते हैं ना, जैसे आपको कोई चुनाव लड़ना है, प्रधान का लड़ना हो, एमएलए का लड़ना हो, एमपी का लड़ना हो, तो सबसे पहले आप एक फॉर्म भरते हो ना। जब आप नौकरी करते हो तो उसके लिए फॉर्म भरते हो आप, उसे बोलते हैं आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म बोलेंगे। जब हम चुनाव के लिए कोई फॉर्म भरते हैं, जहां इलेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं नामांकन पत्र। नामांकन पत्र कौन व्यक्ति भर सकता है? भारत में निवास करने वाला किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र समझ गए जो मैंने बताया अभी आपको, भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ये बात सही है क्या? नहीं, कि भारत में तो विदेशी और देशी, यानी जो विदेशी लोग हैं वो भी तो निवास कर रहे हैं भारत में। जो विदेशी लोग हैं वो भी तो भारत में निवास कर रहे हैं। क्या वो भर सकते क्या नामांकन? नहीं भर सकते। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या देखो, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, जहां से चुनाव लड़ना चाहते हो, वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ये बात ठीक है कि जो व्यक्ति जहां से लड़ रहा है वो भर सकता है, लेकिन यह योग्यता अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। पर यह कह रहा है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ना है, वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। कुल मान लिया मैं अपने किसी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का मैं हूं, वहां मैं नामांकन पत्र दाखिल कर सकता हूं, ठीक ना। लेकिन अभी देखना अगला क्या है, भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी जो नागरिक है जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, ये बस यही कीवर्ड है, यही है असली चीज यही है, मतदाता सूची में हो, दाखिल किया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति इंडियन सिटीजन तो है और उसका जो वोटिंग लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए, वही व्यक्ति नॉमिनेशन कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ध्यान रखना आप, नागरिक तो जरूरी है होना, है ना, नागरिक भी आ गया इसमें, हमारा नागरिक होना भी जरूरी है, और मतदाता सूची में नाम तो अनिवार्य है। भले मतदाता सूची में आपके पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपका नाम, जो भी भारत का जो क्षेत्रफल है, जितने भी राज्य हैं, आपका वोटिंग लिस्ट में असम में आपका नाम है, या केरला में आपका नाम है, और आप लड़ना चाहते हैं चुनाव बिहार से, सासाराम से, या लड़ना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के बनारस से या लखनऊ से लड़ना चाहते हैं, तो कहीं से लड़िए, पर वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो आप पूरे भारत में कहीं भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, है ना। तो कौन सा आंसर ठीक होगा? ये वाला आंसर इसका ठीक होगा।
ये ठीक क्यों नहीं होगा कि ये कह रहा है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किए, ये भी ठीक है, निवासी कर सकता है, पर सर्वोत्तम आंसर क्या है इसका? सी होगा। डी देखते क्या है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल कर सकता है, नहीं, किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल नहीं कर सकता। नागरिक होना और वोटिंग लिस्ट में नाम होना अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोगों की वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने के लिए कोई भी चुनाव हो, ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। नागरिक तो फिर भी आप हैं, नागरिक होना अलग बात है, वोटिंग लिस्ट में नाम आना अलग बात है। हाँ, जो नागरिक होता है उसी का नाम वोटिंग लिस्ट में आता है, जो नागरिक नहीं होता है उसका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आता है, ये बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही, आंसर सी सही होगा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड कह रहा है कि अ कैंडिडेट फॉर लोकसभा इलेक्शन लॉस हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द फेल टू गेट, यानी लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। यदि जमानत क्या होती है, सोचिए आप, जमानत किसको बोलते हैं? ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव जब होता है तो एक धनराशि जमा करनी पड़ती होती है, वो धनराशि इलेक्शन कमीशन के पास जमा करनी होती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन उसको देखता है कि कितनी धन, हर एक के लिए अलग अलग है, राष्ट्रपति के लिए अलग राशि होती है, लोकसभा मेंबर के लिए अलग राशि होती है, ग्राम प्रधान के लिए अलग राशि होती है, कहीं 500 रुपए, कहीं 5,000, कहीं 15,000। तो ऐसे जो लड़ना चाहता है, जो नामांकन करना चाहता है, उसे ये काम करना होता है, उसे जमानत राशि देनी पड़ती है। अब जो धन जमा कर, जो पैसा जमा कर रहा है, जो धन जमा कर रहा है, उसे हम बोलते हैं जमानत राशि। कब वो जमानत, कब जब बोलते हैं ना जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। तो जमानत जब्त कब होती है ना? जब बच्चों किसी भी उम्मीदवार को टोटल वैध मतों का, टोटल वैध, वैध मतलब कौन सी? टोटल वैध मतों का, जो वैध मत पड़ी है उसका 1/6 कम से कम मिले तो जमानत राशि जब्त नहीं होगी। अगर 1/6 से भी कम मिला है, 6 से कम मिला है, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर 100 वोट हैं तो उसमें से 6, यानी लगभग आपका जो है 16% आपकी वोटिंग बैठती है, 16.6% वोटिंग, 16.6% ये आपको वोट मिलनी चाहिए, तब आपकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। इससे कम मिली है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आंसर नहीं है, 1/3 नहीं है, 1/4 नहीं है, एक वैध मतों का 1/5 नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। जमानत राशि हर एक के लिए होती है, कितनी होती है मैंने आपको बता दिया, 1/6 होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या कह रहा है? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? स्टेट वाइज allocation of seats in the Lok Sabha is based on the 1971 सेंसस, यानी 1971 की जनगणना के आधार पर हमने लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में अपनी सीट लोकेट करी हुई है। टिल हाउ मेनी ईयर्स, अगले कितने साल तक? डिटर्मिनेशन रिमेन द सेम, अगले कितने साल तक ये यथावत बना रहेगा? 2026 तक है बच्चों, ये 2026 तक है। कैसे 2026 तक, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप जानते 84वां 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसके तहत 2026 तक के लिए, 2026 तक के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सीटों की संख्या यथावत बनी रहेगी जितनी है। और कितनी है ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। ये क्या मैटर, मैं आपको बताता हूं मैटर क्या है। ये मैटर ये है कि भारत में एक प्रावधान है, कोई कानून नहीं है, ये एक प्रावधान है बस, कि
प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। ये एक परंपरा चली आ रही है, कोई कानून नहीं है कि होनी अनिवार्य है। तो 2001 में जनगणना हुई, 2011 में हुई, 2021 में अभी तक चल रही है, अभी तक हुई नहीं है। तो भारत में हर 10 साल के बाद जनगणना यानी सेंसस होता है। अब लोकसभा का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1955 जो है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1955 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन होगा लोकसभा सीटों का, विधानसभा सीटों का। परिसीमन होने के बाद किस राज्य में जनसंख्या घटी, किस में बढ़ी, इन सब चीजों पर निर्णय होगा। यह बात करी गई थी। प्रत्येक जनगणना के बाद यह होगा। 1971 में इंदिरा गांधी ने 545 लोकसभा में सीटें और 250 सीटें राज्यसभा में आवंटित करी गई थी। और 1971 की जनगणना के तहत लगभग 8 लाख, ध्यान रखिएगा, लगभग 8 लाख की आबादी पर एक एमपी को रखा गया था। एक एमपी कितनी जनसंख्या? लगभग 8 लाख, 8 पॉइंट कुछ बैठता है वो, तो लगभग 8 लाख की जनसंख्या पर एक एमपी आवंटित किया गया था राज्यों को 1971 में। कोई दिक्कत नहीं है। 81 में फिर कोई दिक्कत बढ़ी नहीं, सीटें वही रखी गई। 91 में भी जब जनसंख्या विस्फोट हुआ भारत में, बहुत जनसंख्या बढ़ी, 2001 में जनसंख्या बढ़ी, तो इसको हर 10 साल बाद टालते रहे। 1981 में जब बात आई, 1981 में जब बात आई कि भाई सीटें बढ़ाई जाए घटाई जाए, तो इस बात को 2001 तक के लिए टाल दिया गया कि 2001 में देखेंगे। जब 2001 आ गया तो अब क्या हुआ कि भाई अब देख लो क्या करना है, सीटें बढ़ा दो राज्यों की लोकसभा में, अब 2026 के लिए टाल दो 84वें संविधान संशोधन से 2026 के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा बच्चों इसलिए किया जा रहा है कि ताकि, हुआ क्या था मैं बताऊं आपको, 2001 तक जो साउथ के स्टेट है इंडिया के, जो दक्षिण भारतीय राज्य है, साउथ के स्टेट में दक्षिण भारतीय राज्यों ने तो अपने यहां जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, उनकी पॉपुलेशन तो होगी कम, और हम उत्तर भारत के लोग जनसंख्या बढ़ाने में लगे रहे, ठीक ना, क्योंकि हमें तो फिर भाई बहुत सारे काम करने हैं। जनसंख्या बोलते ना हम लोग कि जितने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी, तो हमने जनसंख्या बढ़ाई नॉर्थ इंडिया ने, उसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक ना, झारखंड तो पूरे भारत में आता है, लेकिन ये भी इसका हिस्सा जो जनसंख्या बढ़ी है। तो इन उत्तर के राज्यों में जनसंख्या बढ़ी, पूर्व में भी बढ़ी, पूर्वी राज्यों में, दक्षिण के राज्य में जनसंख्या घटी या स्टेबल रही, यानी जो बढ़ी ना, अगर बढ़ी भी है तो कम परसेंटेज है बढ़ने का, जो वृद्धि दर है वो बहुत कम है साउथ के राज्यों में। तो उन राज्यों ने कहा कि अच्छा 2001 आ गया है, हमारी जनसंख्या तो कम होगी तो हमें तो कम सीट मिलेगी, यानी हमारा जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो कम होगा, और उत्तर प्रदेश भाई साहब और बिहार भाई जी ये दोनों बढ़ाने में लगे हुए हैं, इनका प्रतिनिधित्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। कि अभी भी यही कहते हैं कि जिसके 80 एमपी यूपी में है, लोकसभा सीटें 80 में, जिसके 50-60 आगे वो केंद्र में सरकार बना लेता है, आगे भी ऐसा ही होगा। तो साउथ के राज्यों ने इसका विरोध किया कि हम जनसंख्या घटा रहे हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व घट जाएगा, उत्तर बढ़ा रहा है उसका बढ़ जाएगा। तो भारत में इस तरह का क्षेत्रीयवाद की भावना ना उपजे, ना आए, तो इस बात को 2026 तक के लिए टाल दिया गया था कि 26 में देखेंगे, जो सरकार आएगी वो देखेगी। अब 24 में चुनाव है, अब जो भी सरकार 24 में आएगी वो 26 में देखेगी। 31 में जनगणना होगी, 31 की जनगणना के बाद फिर संसद में सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसीलिए नया संसद भवन बनाया गया है ताकि उसमें 1200-1300 एमपी आराम से बैठ सके। ये बात है नए संसद भवन में, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए कब तक है? 2026 तक इसका आंसर हो जाएगा, 2026 तक। 84वां संविधान संशोधन है, कब का? 2001 का। ये बात आप याद रखिएगा।
अच्छा ये देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? Which of the following state has the maximum number of reserved seats for scheduled tribe? जनजाति, हम जनजाति देखेंगे और अनुसूचित जाति भी देखेंगे, यानी हम लोग एससी की सीट भी देखेंगे जो अनुसूचित जाति होती है, और हम एसटी की देखेंगे जो जनजाति होती है। आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा जो एसटी जनजाति जो जनसंख्या है संख्या में, वो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। अगर आपसे पूछता है भारत में सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में संख्या के हिसाब से पूछता है तो मध्य प्रदेश। परसेंटेज पूछता है तो बच्चों वो मिजोरम है। कुछ के समझ में नहीं आया होगा, सुन लीजिए दोबारा। मिजोरम में लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो जनजातीय है। यानी अगर वहां की पॉपुलेशन 100 है, मान लिया आप 100 है, तो 100 में से आप मान लीजिए 90 क्या हुए, 90, 100 में से 90 कौन परसेंटेज में हुए आपके मिजोरम में एसटी। एमपी में क्या है, संख्या में ज्यादा है। एमपी में क्या है, संख्या में ज्यादा है। संख्या कैसे, इसे समझ में नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण देखो आप, मान लिया मिजोरम की जनसंख्या जो है वो 2 करोड़ है, 2 करोड़ है। अब 2 करोड़ में हम मान लें 90%, 9 दूनी 18, यानी 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख एसटी हो गए। कितने का परसेंटेज, 90% हो गया। एमपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 10-12 करोड़ के 15 करोड़ के आसपास जितनी भी होगी, वहां की पॉपुलेशन में परसेंटेज तो कम है, पर संख्या क्या होगी, संख्या कम से कम 5 करोड़ के आसपास है बाकी पॉपुलेशन में। तो संख्या में तो कहां ज्यादा है, मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में कहां ज्यादा है, मिजोरम में। यानी अगर, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है तो वह परसेंटेज ज्यादा है, प्रतिशत में ज्यादा है, और संख्या में कहां ज्यादा है, मध्य प्रदेश में। इसलिए जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, आप ध्यान रखिएगा, जो सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, मैं आपको बता देता हूं। जो एससी के लिए जो आरक्षित सीट है, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए वो है 84, और जो एसटी के लिए सीट आरक्षित है बच्चों वो है 47, 47 सीट एससी के लिए। इन 47 में जो 6 सीटें हैं वो केवल एमपी में है, 6 सीट एमपी में है। मध्य प्रदेश का आंसर है। बिहार में कितनी है, बिहार में 4 सीटें हैं एसटी के लिए, जनजाति के लिए। उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट नहीं है, 0 अंडा, कोई भी सीट नहीं, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश में बहुत कम संख्या में जनजाति है, तो यहां पर कोई सीट नहीं है। गुजरात में भी 4 है, कितनी है, 4। बिहार में 4 है, गुजरात में 4 है, एमपी में 6 है। सबसे ज्यादा कहां हुई, एमपी में। किसी भी राज्य में से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, वैसे ज्यादा है नहीं, हो सकती हैं पर है नहीं। एससी कितने, 84 है, 84 सीटें एससी के अनुसूचित जातियों की है लोकसभा में, और यहां कितनी है, 47। अब कोई आपसे पूछे कि जी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है एससी एसटी का। राज्यसभा में एससी एसटी का कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए वहां कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ये बात याद रखिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है। वो तो यही बात होगी, मध्य प्रदेश का आंसर हो गया, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया ना। चलिए इसका आंसर भी क्या है, मध्य प्रदेश है। ये आ गया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। हु हैज द पावर टू नॉमिनेट मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 552 हो सकती हैं, 552, जिसमें 550 होते हैं निर्वाचित और 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी। अब एंग्लो इंडियंस कौन लोग हैं, किसे कहते हैं एंग्लो इंडियंस, ध्यान रखना बच्चों। आंग्ल भारतीय बोलते हैं इनको, आंग्ल, आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल मतलब अंग्रेज, और इंडियन मतलब भारतीय। तो आंग्ल भारतीय वो अंग्रेज हैं जो भारत में रह गए थे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, केवल इंग्लैंड के वासी अंग्रेज नहीं, मतलब इंग्लैंड के वासी अंग्रेज हैं, लेकिन आंग्ल भारतीय में हम फ्रांस, फ्रेंच, पुर्तगाली,
स्पेन, सबको शामिल करते हैं अंगल भारतीय में। अंगल भारतीय में हमारे सब शामिल। जब देश आजाद हुआ 47 में, तो भारत से केवल अंग्रेज चले गए, सब तो नहीं गए होंगे, कुछ तो बच गए होंगे भारत में। जिनके वंशज हुए वो एंग्लो इंडियंस हो गए। 1954 में, 1954 में भारत से पुर्तगाल वो गए, क्या नाम आपका, फ्रांसीसी गए। क्या सब चले गए होंगे? कुछ बच गए होंगे, वो अंगल भारतीय बन गए। 1962 में, 61 में गोवा से गए पुर्तगाली, सब चले गए क्या? कुछ बच गए होंगे, एंग्लो इंडियंस बन गए। तो ये एंग्लो इंडियंस यूरोपीय मूल के लोग हैं जो भारत में रहे, उनके वंशज भारत में ही हैं। अब है क्या, हमारा संविधान ये प्रोविजन करता है, हमारा संविधान ये प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति की नजरों में, भारत के राष्ट्रपति की नजरों में, भारत की लोकसभा में इस समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने तरफ से 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है। कब? मैंने क्या बोला संविधान ना, यदि इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो, अगर है तो आवश्यकता नहीं है। यह राष्ट्रपति देखता है कि प्रतिनिधित्व है या नहीं है एंग्लो इंडियंस का। अगर पहले से चुनाव जीतकर पहुंच गए 2, 4, 5 तो जरूरत ही नहीं है। और आप जानते होंगे 2021 में संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियंस को भारत में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। SC ST और एंग्लो इंडियंस इन दोनों के लिए आरक्षित सीटें थी, लेकिन हर 10 साल बाद इस आरक्षण को बढ़ाया जा रहा था। 2020 में, 2021 में ये प्रावधान कर दिया गया कि अगले 10 साल तक SC ST का आरक्षण तो लोकसभा और विधानसभा में रहेगा, लेकिन उसमें तीसरा जो वर्ड था एंग्लो इंडियंस, वो नहीं दिया गया। जब उसमें तीसरा वर्ड एंग्लो इंडियंस नहीं दिया गया तो यह मान लिया गया कि अंगल भारतीयों का प्रतिनिधित्व अब संसद में पहले से ही पर्याप्त है, इसलिए उनको नॉमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वर्तमान में लोकसभा में जो सीटें हमारी वो 543 हो गई हैं। 543 के लिए चुनाव होगा। जब तक एंग्लो इंडियंस थे तो सीट थी 545, मैक्सिमम हो सकती है 552। कितनी? 552। इन प्रेजेंट कितनी है? 543, ठीक ना। ये चीज आपको रखना। तो कौन करता है नॉमिनेट? भारत राष्ट्रपति। कब करता है? जब उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता, तब यह प्रावधान है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेम स्पीकर टू। प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान किस आर्टिकल में हुआ है संविधान में? नहीं है। प्रोटेम स्पीकर संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये ध्यान रखना आप। किसी भी आर्टिकल में प्रोटेम स्पीकर की बात हुई नहीं है, स्पष्ट प्रावधान किसी में नहीं है। लेकिन होता क्या प्रोटेम स्पीकर, ये देखिए आप। प्रोटेम नाम ही है, प्रोटेम स्पीकर, टेम्परेरी स्पीकर होता है। स्पीकर बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। अब होता क्या, सुना आप ध्यान से बात। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, पहले इसमें देखते हैं फिर आंसर दूंगा आपको। स्पीकर के अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, नहीं, ये काम नहीं होता है। सदस्यों का शपथ दिलाना, ये काम होता है। स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर चुनावी संभावना ना हो, ये भी नहीं है। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र को चेक करना कि वो सही है, नहीं, ये भी नहीं होता है। सदस्यों को शपथ दिलाना इसका काम होता है। कैसे? सुनो बात। प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के पार्लियामेंट से हमने इसको एक्सेप्ट किया है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं? ध्यान रखना। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कब होता है? ये सुनो बात। जब नई लोकसभा के चुनाव होते, जैसे 2024 में नई लोकसभा के चुनाव होंगे, तो 2024 में नई लोकसभा के चुनाव होंगे मार्च अप्रैल में। मई में नई सरकार का गठन होगा। अब जो 543 जो एमपी इलेक्ट होकर पहुंचेंगे हमारी कहां? लोकसभा में। जब हमारी लोकसभा में ये मेंबर पहुंचेंगे, जो इस समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला,
ये स्पीकर है हमारे ओम बिरला, इनका कार्यकाल भी अगली लोकसभा की पहली बैठक तक होता है। ये स्पीकर के बारे में लिखा गया है कि वर्तमान स्पीकर का जो कार्यकाल है नई लोकसभा की पहली बैठक तक होता है। कैसे? जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, मार्च में केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को एक संबोधन करेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नए चुनाव कराने की व्यवस्था करी जाए, चलते अधिसूचना, यानी लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। लोकसभा भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करते हैं, राष्ट्रपति उनकी बात मान लेंगे और कार्यवाहक सरकार चलती रहेगी। जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री तो रहेंगे पर कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, प्रधानमंत्री भी कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, चलती रहेगी। लेकिन ओम बिरला अपने पद पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। कब तक? जो नई लोकसभा बनेगी मई में, वो जो नई लोकसभा 22 मई को बने, 23 मई को बने, 25 मई को बने, कभी बने, 21 मई को बने, जब भी बनेगी उस नई लोकसभा के दिन जो पहली बैठक होगी इन 540 एमपी की, उनमें जो सबसे सीनियर होगा, जो सबसे वरिष्ठतम मेंबर होगा, सबसे जो वरिष्ठतम मेंबर होगा, उस वरिष्ठतम मेंबर को ही नया प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। वरिष्ठतम मतलब उम्र में बड़ा, एज में बड़ा, यहां जो चुनाव जीतकर पहुंचा हो बड़ा। वैसे तो वरिष्ठतम का मतलब भी होता है कि जो एज में बड़ा हो, लेकिन यहां ये देखते कि कौन व्यक्ति कितनी बार अधिक चुनाव जीतकर पहुंचा है। कोई 8 बार, कोई 9 बार, कोई 10 बार, कोई 5 बार। तो उनमें से जो वरिष्ठतम मेंबर होता है उसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर का चयन करते हैं, जो सबसे सीनियर मेंबर होता है। सबसे सीनियर मेंबर को हम क्या बनाएंगे? प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। ये परंपरा है, ये कोई कानून लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको बदला जा सकता है और बदला गया है। कैसे बताऊंगा अभी आपको। तो जो नया वरिष्ठतम जो मेंबर होगा, जो सीनियर मेंबर होगा, उसको बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर। और ये प्रोटेम स्पीकर जो 543 एमपी पहुंचे उनको शपथ दिलाएगा, उनको शपथ दिलाएगा। और शपथ दिलाने के बाद ही, क्योंकि ये एमपी जो होता है ना, एमपी शपथ के बाद ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उससे पहले केवल एक वो पार्टी के चयनित उम्मीदवार हैं। जब तक पार्लियामेंट में शपथ नहीं होगी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहलाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता ही शपथ लेने के बाद है। शपथ किसने दिलाई? प्रोटेम स्पीकर ने। कौन होगा? वरिष्ठतम मेंबर होगा। अब जो वरिष्ठतम मेंबर जो बनेगा, इसका चयन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को। ध्यान रखना, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति ही प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा और चयन करेगा कौन सा वरिष्ठतम है। फिर वो जिसको शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई वो इन 542 को, क्योंकि वो भी इनमें से एक है, इन 542 मेंबरों को शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर। और शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। क्योंकि जो दूसरी बैठक होगी, ये पहली बैठक है लोकसभा की, ये प्रथम बैठक होती है। जो द्वितीय बैठक, जो दूसरी बैठक होगी, जो द्वितीय बैठक होगी, उस द्वितीय बैठक में लोकसभा अपने लिए अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, यानी स्पीकर का चुनाव कर लेंगे। अब मैंने बताया आपको कि वरिष्ठतम होना अनिवार्य है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, यह परंपरा है। संविधान केवल वो नहीं होता है जो संविधान की किताब में लिखा हुआ है, संविधान वो भी होता है जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार, हमारी संसद, हमारा कोर्ट, हमारी कार्यपालिका कुछ परंपराओं का निर्वाह करती है। वो परंपराएं भी संविधान का ही अंग होती हैं। तो वो परंपरा है जो वरिष्ठतम बनाता है। इसलिए 2019 में जब चुनाव हुआ, जब 2019 में चुनाव हुआ, 19 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो सबसे वरिष्ठतम मेंबर वीरेंद्र सिंह नहीं थे। जो वीरेंद्र सिंह थे ये एमपी के थे और ये 2019 में जो लोकसभा बनी थी उसके प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर थे उसके। ये सबसे वरिष्ठ नहीं थे, इनसे वरिष्ठ तो बहुत सारे लोग थे। मेनका गांधी इनसे वरिष्ठ थी, बहुत से वरिष्ठ थे, पर ये वरिष्ठ नहीं थे। तो ये कोई नियम नहीं है कि वही बनेगा। प्रधानमंत्री जिसको चाहे, मेनली तो जो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है चलती उसी की है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है, तो जिसको वो कहे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी इसको बना दीजिए, वीरेंद्र सिंह को बना दीजिए, अच्छे नेता हैं, नाम हो जाएगा, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर बने हैं, तो राष्ट्रपति उसको शपथ दिला देता है और बन जाता प्रोटेम स्पीकर। बात होगी खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? मैं बता दें आपको, ये बात भी हो चुकी है हमारी। आप खुद बताएं क्या इसका आंसर होगा। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट होता है निर्णायक वोट, कास्टिंग मतलब होता है निर्णायक, निर्णायक, निर्णायक वोट। निर्णायक वोट सही नहीं लगा जा रहा है, इसमें से थोड़ा पैसे ऐसे तो निर्णायक, निर्णायक वोट कौन सा होता है? निर्णायक वोट यानी जब वोट बराबर हो जाती हैं उसे हम निर्णायक वोट बोलते हैं। सरकार को बचाने का मतलब ही नहीं होता है। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस स्पेशल मेंस में। संविधान के संशोधन करने के मामले में नहीं, आपातकाल मतलब नहीं। जब वोट बराबर होने पर टाई की स्थिति बन जाए तब कास्टिंग वोट करता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम लोकसभा अध्यक्ष भी करता है, हाँ लोकसभा अध्यक्ष तब वोट देता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं देता है ना, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं देगा। वो वोट कब देगा? जब दोनों की वोट बराबर बराबर हो जाए। मान लिया लोकसभा में 500 मेंबर हो गए, कितने मेंबर है? 500, जो वोटिंग जिन्होंने करी। अब 250 और प्लस 250 ये मेंबर हो गए। अब निर्णायक हो गया, अब ये बराबर नहीं है, ये बराबर हो गए। अब जिसकी तरफ मेंबर वोट कर देगा, इसका लोग, क्योंकि ये मेंबर तो वो हैं जिन्होंने वोटिंग करी है, वो तो स्पीकर तो बैठा है कुर्सी पर, तो थोड़ी वोट करी है, तो वो आके कर देगा हाँ भाई हम है बीजेपी के मेंबर, और हम किसको वोट देगा? हम लोग बीजेपी को वोट देगा, तो बीजेपी जीत जाएगी और वो कानून बन जाएगा। ये होता है। तो स्पीकर क्या करता है? स्पीकर करता है बच्चों आपका कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने रखा है। प्रथम अध्यक्ष तो आसान क्वेश्चन है कि जेवी मावलंकर थे। जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको वो बात देखिए आप, जेवी मावलंकर ही पहले अध्यक्ष क्यों बनाए गए? बात यह है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? जेवी मावलंकर। हमारी संविधान सभा ने दो काम किए थे, एक काम किया था संविधान बनाने का, और एक काम किया था बच्चों संसद की भूमिका का। जो संविधान सभा थी वही संसद थी, और जो संसद थी वही संविधान सभा थी। तो हमारी संविधान सभा दो काम कर रही थी, एक संविधान लिखने का काम कर रही थी और एक संसद के रूप में सरकार को चलाने का काम कर रही थी। तो जब हमारी संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठती तो अध्यक्षता करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब संविधान सभा सरकार बनाने के लिए संसद के रूप में बैठती और कोई कानून बनाती तो अध्यक्षता करते जेवी मावलंकर। जेवी मावलंकर ये अध्यक्षता करते। इसलिए जब 1950 में जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, और संविधान सभा ही संसद बदल गई में कर्मठ होगी, है ना, संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया था 24 जनवरी को, डिसोल्व कर दिया गया था। और संविधान सभा क्या बन गई थी? फिर संसद बन गई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि समाप्त किया था, नहीं किया था संविधान सभा को, समाप्त कर दिया गया था, और संविधान सभा क्या बन गई थी? संसद बन गई थी। और संसद के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जेवी मावलंकर। और यही पहले और आपके पहले अध्यक्ष भी जिनके ऊपर एक वो लगाया गया था, बोलते ना विपक्ष जो लगाता है, कौन सा आरोप लगाता है विपक्ष? विपक्ष इसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, अविश्वास प्रस्ताव। ये पूछता है कई बार कि किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था? जेवी मावलंकर के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव सदैव विपक्ष लेकर आता है, ध्यान, कौन आता लेकर? विपक्ष लेकर आता है। अविश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे बाद में, क्या होता है, कितनी बार भारत में आया, किसके खिलाफ सबसे ज्यादा आया, किसके बार कम आया, ये सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये देख लीजिए आप, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर थे। क्यों बनाएंगे मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ डिस्कस किए मैंने। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, कुछ आपको पहले से पता भी होंगी, कुछ नए कंसेप्ट आपको मिले होंगे, ठीक ना, कुछ आपको मतलब कम समय में आपको बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। बस ये मेरा मोटिव था बताने का, और कुछ नहीं था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक ना। अगर आई है तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बताएं कि देखो डिस्कवरी स्टडी साइकिल पर ऐसी चीज चल रही हैं,
आपको बहुत बेनिफिट होगा। शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।